नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी। 18 में से 10 नगर परिषदों में अध्यक्ष पद पर भाजपा जीती। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अग्निपथ प्रशिक्षित और कुशल सेना के लिए है गेम चेंजर योजना। नियमित होने से पहले अग्निवीरों को लेना होगा गहन प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार होंगी। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की हैं। वे झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रही हैं। नई दिल्ली में कल हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर सहमति बनी। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली दफा महिला जनजातीय उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। मुर्मू ने कहा कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर आश्चर्य हुआ और यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे समर्थन जुटाने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों से संपर्क करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुर्मू भारत की एक महान राष्ट्रपति होंगी। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, निर्धन, शोषित और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। उन्हें बेहतर प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यभार शानदार रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों ने कल नई दिल्ली में बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। इन दलों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि उन्होंने सिन्हा की उम्मीदवारी का सर्वसम्मति से फैसला किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बताया कि यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन भरेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून तक नामांकन होना है। 18 जुलाई को मतदान होंगे और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पदभार संभालेंगे। हरियाणा में 19 जून को हुए 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक नगर परिषद के अध्यक्ष पद की स्थिति साफ हो गई। 18 में से 10 अध्यक्ष पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इनमें गोहाना, जींद, झज्जर, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, कालका, सोहना, फतेहाबाद और कैथल में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं नूंह में जजपा और हांसी, नारनौल, नरवाना, टोहाना, भिवानी और होडल में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। मंडी डबवाली में इनेलो समर्पित अध्यक्ष पद पर जीता है। पंचकुला जिले में कालका नगर परिषद के चेयरमैन पद पर भाजपा के कृष्णलाल लांबा ने जीत हासिल की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की संभावनाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कल की तैयारी करनी है तो हमें आज बदलना होगा। एक साक्षात्कार में डोभाल ने कहा कि अब युद्ध का परिदृश्य बदल रहा है। अब युद्ध में आमने सामने टकराने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अदृश्य दुश्मनों से लड़ना होगा। ऐसे में देश को एक युवा, चुस्त और सुप्रशिक्षित सेना की जरूरत है। अग्निवीर अपने आप में कभी संपूर्ण सेना नहीं होंगे, क्योंकि सेना में और भी कई इकाइयां हैं। जिन अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा उन्हें गहन प्रशिक्षण लेना होगा और लंबा अनुभव हासिल करना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस योजना को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ अपने आप में कोई अकेली योजना नहीं है। डोभाल ने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो देश को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल था और इसके लिए अनेक रास्तों, अनेक उपायों और उन्हें व्यापक स्तर पर करने की आवश्यकता थी। डोभाल ने कहा कि मोटे तौर पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए साधन, व्यवस्था और संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, श्रम शक्ति और भावी नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। बदलते माहौल में राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को सुरक्षित किया जाना चाहिए।
भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से 1 जुलाई 2022 से व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। 30 जून 2023 तक चलने वाले इस सर्वेक्षण के तहत आयुष के बारे में जागरूकता, आयुष पर खर्च, आयुष का प्रवेश, औपचारिक शिक्षा की जानकारी, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, मासिक घरेलू उपभोग व्यय आंकड़ों के डिजिटल मोड का उपयोग करके आईसीटी के उपयोग के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। 79वें दौर के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए मोहाली के फेज 11 में 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन शुरू हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मोहाली के क्षेत्रीय कार्यालय उप महानिदेशक रजनीश माथुर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा उपयोग करें और क्षेत्र कार्य शुरू होने से पहले अपनी सभी शंकाओं को दूर करें। ये प्रशिक्षण शिविर इस बार 2 विषयों पर हो रहा है। ये जो हमारा सर्वेक्षण है, पहला है कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूल सर्वे, जिसमें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी डेटा इंडिकेटर्स निकालेंगे जिससे एसडीजी की मॉनिटरिंग हो सके। जो एसडीजी के जो इंडिकेटर्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिससे मुझे लगता है हमारी जनता अवगत होगी। दूसरा हमारा जो है वो सर्वे ऑन आयुष है। ये आयुष मंत्रालय की रिक्वेस्ट पर हम लोग कर रहे हैं, हमारा मंत्रालय कर रहा है, और ये अपने आप में पहला सर्वेक्षण है। इतना फुल फ्लेज सर्वेक्षण आयुष पे अभी तक नहीं किया गया है, और इस सर्वेक्षण के माध्यम से हम आयुष का जो पेनिट्रेशन है, हमारे जो आबादी है, हमारे जो आम जनता है, उसके बीच में हम कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे आंकड़े संग्रह के लिए आवश्यक सभी अवधारणाओं और तकनीक से पूरी तरह तैयार हों। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सूत्रधार के रूप में पहुंचे DQAD कोलकाता के उप महानिदेशक संजीव बसु ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर नीतियों के निर्माण में गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उन्होंने आंकड़ा संग्रहकर्ताओं पर आंकड़ा एकत्रित करते समय वास्तविक प्रयास करने पर जोर दिया ताकि वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। हम लोग ये जनता से आग्रह करते हैं कि ये जो सर्वे किया जा रहा है, इसको बहुत सारे बेनिफिट्स है, और हम लोग को सरकार की तरफ से इसको पॉलिसी निर्धारण में काम में लिया जाता है, ताकि ये जो इंडिकेटर्स इस आपके जानकारी से जो इंडिकेटर्स हम लोग तैयार करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग का पॉलिसी निर्धारण होगा। सो ये सारे चीज़ जो है हम लोग को उभर के एक डेटा के रूप में ला पाएंगे, तभी हम इसको पॉलिसी फॉर्मेशन में काम में ला पाएंगे। उन्होंने मीडिया से भी सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील की ताकि जनता बिना किसी डर संदेह के जानकारी प्रदान कर सके। इस दौरान मोहनलाल शर्मा, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय ने भी नीति निर्माण और संसाधन आवंटन में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के महत्व पर प्रकाश डाला और विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका को रेखांकित किया। हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 1 सप्ताह में प्रदेश में संचालित सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सों का विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। आने वाले समय में विश्वविद्यालयों, विशेष तौर पर हॉस्टलों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। असमय होने वाले आगजनी में न केवल संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि नागरिकों की जान भी खतरे में आ जाती है। हरियाणा सरकार सभी सरकारी भवनों में आग की घटनाओं से बचाव के लिए फायर सेफ्टी के प्रबंधों को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि प्रदेश में 13 में से 10 मेडिकल कॉलेज फायर सेफ्टी उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं, जिन्हें NOC भी जारी किया जा चुका है। प्रदेश के 28 नागरिक अस्पतालों में अधिकांश में फायर सेफ्टी मानदंडों को कार्यान्वित किया गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने के साथ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर बैठक की। इस दौरान संजीव कौशल ने बताया कि अब हरियाणा के थर्मल पावर प्लांटों में से निकलने वाली राख एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए सुचारू रूप से मिल सकेगी। उन्होंने यमुनानगर और हिसार के थर्मल प्लांटों से राख की मात्रा, आपूर्ति और लागत सहित सभी औपचारिकताओं की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 12,28,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के मामलों में वृद्धि देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,249 नए मामलों की पुष्टि हुई।
वर्तमान में 81,627 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर गिरकर 98.60 पर आ गई है। कल 9,862 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 13 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई है। कल चंडीगढ़ में कोरोना के 79 नए मरीज मिले, वहीं 48 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटों में 1364 लोगों की कोरोना जांच की गई। इनमें 40 पुरुष और 39 महिलाएं संक्रमित मिले हैं। इस समय शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या 373 हो गई है। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 5.79% हो गई है। अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को चंडीगढ़ में कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन भी लगाई जाएगी। संक्रमण की बढ़ती दर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है ताकि लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार टीके का चुनाव कर जल्द से जल्द लगवा सकें। स्वास्थ्य विभाग को कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध करवा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और अब खबरें फटाफट। चीन की मेजबानी में कल से हो रहे 2 दिन के 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा है सम्मेलन की थीम। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से आज मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की करेंगे समीक्षा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बना असम। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज होंगी संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि। भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच के अधिकारी वर्तमान में हैं भूटान में भारत की राजदूत। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।